गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से ट्रू क्लास में। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इसी का पहला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे हम लोग, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 50 से आगे। यहाँ तक हो चुका था 50 क्वेश्चन, यानी ये 50वां क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम लोग 51 से आगे याद करेंगे और उसको देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग इससे पीछे पढ़ चुके थे। जो भी नए स्टूडेंट हैं जिसने ये नहीं पढ़ा है तो लास्ट क्लास जाके देख लें, उसको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे। उसका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिसने ये क्लास देख लिया। आज देखते हैं कितना तक हो पाता है, फिर नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर। इसके बाद जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटिव जितना भी होगा सारे को सॉल्व किया जाएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बोलता है अभिक्रिया CuO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O हाइड्रोजन, जब ये रिएक्शन करता है या तो कॉपर अलग हो जाता है और ये H2O ये जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? किसका अपचयन होता है? अपचयन का मतलब समझ लेते हैं पहले। किसका अपचयन होता है? अपचयन का मतलब तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, कमी होना। तो यहाँ सीधा सीधा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या कॉपर ऑक्साइड है। ये क्या है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। और यहाँ पे जल, हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है जल है। तो ऑक्सीजन का कमी किस में हो रहा है? यहाँ से कॉपर ऑक्साइड देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन ये यहाँ आते आते रिएक्शन के बाद जब अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के बाद देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन का कमी हो गया। तो किस में कमी हो गया? कॉपर ऑक्साइड में, यानी कॉपर ऑक्साइड से हट गया, तो इसी का कमी हुआ। तो किसका अपचयन हुआ? तो CuO, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, क्या कहते हैं? उसको संयोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, दो या दो से अधिक, मान लो कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए, ये दोनों हो गया हमारा क्या अभिकर्मक या ऑक्सीकारक बोलेंगे, अभिकर्मक, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। और ये दोनों मिल करके एक एकल उत्पाद बनाता है जिसको बोलते हैं CO2। इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद, एकल उत्पाद। एकल उत्पाद मतलब अकेला एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो दो या दो से अधिक,
यहाँ देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक, दो ठो लिए, एक कार्बन लिए और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो दोनों जुड़ करके एक का बनना, ये होता है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? टूटना मतलब वियोजन होना, टूटना का मतलब होता है वियोजन होना, वियोजन होना, अलग अलग होना, अलग अलग होना, वियोजन होना यानी टूटना, यानी अलग अलग होना। तो बोलता है अभिकर्मक टूट करके, मान लो एग्जाम्पल के एक अभिकर्मक लेते हैं CaCO3, ये अभिकर्मक है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ताप करते हैं तो ये टूटता है, CaO प्लस CO2, और टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, ये भी उत्पाद है। ये भी हमारा उत्पाद हो गया और ये भी हमारा उत्पाद हो गया। ये छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, यानी टूट गया, यानी क्या हो गया, ये टूट कर वियोजन हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। इस तरह इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, दैट इज वियोजन अभिक्रिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरपन 54 होना चाहिए, 53 यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया नंबरिंग में, यहाँ पे 54 होना चाहिए, तो 53 का 2 नंबर आ गया। कोई गल नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है। देखते हैं, निम्न में से कौन से अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? युग्म मतलब जोड़ा जो होता है हमेशा क्या होता है, साथ साथ होता है। तो ये हो, पहले भी इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कौन से अभिक्रिया का युग्म साथ साथ होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण और विस्थापन, ये दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, ऑप्शन नंबर बी। यानी उदासीनीकरण, उदासीनी और विस्थापन, इसको याद रखना है कि उदासीनीकरण और विस्थापन ये दोनों एक ही बात हो, यानी ये दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आई होप ये क्वेश्चन हो चुका है, पहले पढ़ चुके हैं इनमें से सभी, ये क्वेश्चन हो चुका है। 54, 55 देखते हैं। SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक, तो ये दोनों होगा। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। कौन से अभिक्रिया उत्क्रमणीय, ये भी हो चुका है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण द्वारा विघटन होता है उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, रिपीटेशन हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की वस्तुओं
पर हरी परत जमना क्या कहलाता है? मान लो एक तांबे का बर्तन है ये, मान लो ये किसका है? तांबे का। ये तांबे का एक बर्तन है। पीपीटी बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसके कारण से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब से कोई गल नहीं। मान लो ये तांबे का है और तांबे की वस्तु पर हरी परत जमना, मान लो ये तांबे का परत पर क्या हो जाता है? हरा परत जम जाता है। हरा परत कम जमता है, दबे संक्षारण होने लगता है। संक्षारण के कारण क्या होता है? हरा परत जमने लगता है, यानी क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण कैसे होता है? जब तांबे के बर्तन में कोई भी खट्टा चीज रखते हैं, खट्टा दही वगैरह कुछ भी रखते हैं, तो क्या करता है? ये संक्षारण होना स्टार्ट हो जाता है और इसके परत पे हरा कलर जमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन। देख लेते हैं। दानेदार जस्ता मतलब क्या होता है? जडन, बोल सकते हैं जिंक। मतलब दानेदार जस्ता ले लिया। जिंक, ये दानेदार जस्ता है। अब क्या करते हैं? दानेदार जस्ता पे क्या करते हैं? ये हो गया दानेदार जस्ता। दानेदार जस्ता। अब इस जस्ता पे क्या करते हैं? H2SO4 डालते हैं। तनु H2SO4 डालते हैं। H2SO4 क्या है? एक सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और जैसे इसमें डालते हैं हम लोग, ये जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो यहाँ से एक गैस निकलता है। उस गैस को क्या बोलते हैं? H2, मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनन नहीं होगा, ये हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है आयरन और जल अभिक्रिया करके Fe3O4 तथा H2O बनाता है। इस समीकरण में H2O क्या है? क्या है? आयरन है। Fe, S का मतलब सॉलिड है, ठोस। S का मतलब ठोस है। लोहा है तो लोहा, ये तो लोहा है। ये क्या है? लोहा और ठोस, इसीलिए S लिखा गया यहाँ पे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 डाला है। और जब H2O से रिएक्शन कराते हैं लोहा का, H2O से जब रिएक्शन कराते हैं, L है ये। L मतलब लिक्विड, मतलब द्रव पदार्थ। ये हमारा L है। तो यहाँ पे Fe3O4 बनता है प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीकारक हो रहा है? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है। और H2O जो है यहाँ पे, H2A क्या काम करता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन इसी से इसको मिल रहा है, जिसके कारण से किसका काम कर रहा है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। और ऑक्सीकारक का किस में होता है? पदार्थ में। और ये भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ऑक्सीकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बोलते हैं अम्ल जल के विद्युत विक्षेपण से
अम्लीय जल के विद्युत विक्षेपण से H2 और O2 गैस उत्पन्न होती है। किसका विक्षेपण से? अम्लीय जल के विद्युत विक्षेपण से। बोलता है जब अम्ल जल के विद्युत विक्षेपण से दो गैस निकलता है, एक निकलता है हाइड्रोजन और निकलता है ऑक्सीजन। दो गैसें निकलती है, तो बोलता है इसका अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात क्या होता है? 2:1, यानी हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, कम एक्टिविटी है नाइट्रोजन, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के लिए किया जाता है। किसके के लिए? ये बात पढ़ चुके हैं। जैसे कोई भी पॉलीथीन या प्लास्टिक में जो खाने का सामान आता है, प्लास्टिक में खाने का जो सामान आता है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? ताकि संरक्षण किया जा सके। संरक्षण है यहाँ पे। एक होता है संरक्षण, मतलब सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, यानी खराब होने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं H2 + Cl2 2HCl, ये हो गया। जब यहाँ पे हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 2। यहाँ भी देखते हैं ये दोनों का काम करता है, हाइड्रोजन का भी ये 2 हाइड्रोजन का भी काम करता है और ये 2 क्लोरीन का भी काम करता है। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु 2, तो यहाँ भी 2 हो गया। और क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो ये 2 इसका भी काम करता है, तो ये भी 2 हो गया। इसका मतलब ये दोनों तरफ बराबर है। लेकिन इसमें क्या देख रहे, आंसर ये हो जाएगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन, ये गलत हो गया। यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन, ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट इंटू H2O। तो इसमें जल का ये मॉलिक्यूल्स है। इसमें जल का ये मॉलिक्यूल्स है। ये जो 7 है, ये 7 जल का मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे विघटन से बने Fe, जब इसका ये जब टूटता है, ये जब क्या होता है? टूटता है। तो टूटता है, टूटने के बाद क्या बनता है? ये Fe2O3 बनता है। तो बोलता है इसका रंग क्या होता है? इसका रंग जो होता है वो क्या होता है? काला होता है।
इसका रंग क्या होता है? काला होता है। याद रखना है इसको कि जब फेरस सल्फेट टूटता है तो Fe2O3 का निर्माण करता है, तो इसका रंग क्या होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? विकृत गंधिता क्या होता है समझते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब होता है स्वाद में परिवर्तन। स्वाद में परिवर्तन बोलेंगे, या खाना का खट्टा हो जाना। खाना का खट्टा नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी खट्टा लिखा गया। खाना का खट्टा हो जाना, जैसे बासी वगैरह खाना होता है, रात का भोजन। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में खाना क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। यानी इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण हो जाना। क्या हो जाना? ऑक्सीकरण हो जाना। या फिर बोल देता ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाना। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाना। जब खाना में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है यानी उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी स्वाद परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। उसमें होता क्या है? तेल और वसा का ऑक्सीकरण होता है। उसमें जो तेल और वसा होता है उसी का ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण असंतुलित है? यहाँ बोलता है अनबैलेंस है। अनबैलेंस अभी पूछ रहा था इससे पहले बैलेंस, लेकिन यहाँ बोलता है अनबैलेंस। तो इसमें देखते हैं 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी ये दो दोनों का काम करता है 2, ये बैलेंस है, यानी आंसर ये नहीं होगा। जो बैलेंस है वो आंसर नहीं होगा, जो अनबैलेंस है वही आंसर होगा। इसमें देखते हैं Pb 2 है, यहाँ पे Pb 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 दूना 4, 2 6, और यहाँ पे 2 8, ये भी नहीं है, ये भी बैलेंस हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 8, ये भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 2 तिया 6 ऑक्सीजन और 2 8। नाइट्रोजन यहाँ पे है 2, यहाँ भी नाइट्रोजन है 2, यानी ये बैलेंस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आयरन है 2, यहाँ भी आयरन है 2। यहाँ पे 3 दूना 6 क्लोरीन, तो यहाँ भी 2 तिया 6 क्लोरीन, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं ए नंबर ऑप्शन, FeCl2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करता है तो Fe2Cl3 बनाता है। तो यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन है 1, यहाँ भी आयरन 1, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 और 2, टोटल कितना है? क्लोरीन का परमाणु 4, लेकिन यहाँ पे कितना है? 3। ये है असंतुलित। बराबर नहीं है दोनों तरफ तो बोलेंगे असंतुलित, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। कहने का मतलब है CO को जब O2 से रिएक्शन करते हैं तो CO2 बनता है। एक उदाहरण लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है। तो अभिक्रिया के पहले कार्बन का द्रव्यमान, ये कार्बन है, अभिक्रिया के पहले इस कार्बन का द्रव्यमान और इस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, इस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, अब दोनों द्रव्यमान को जोड़ देंगे, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, जितना भी होगा
बोलता है अभिक्रिया के बाद जो CO2 बना हुआ है इसके द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर होगा। यानी द्रव्यमान संरक्षण का निर्माण इनमें से सभी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, बिल्कुल नाश नहीं होता है। अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था दोनों का जोड़ेंगे तो अभिक्रिया के बाद भी दोनों का द्रव्यमान उतना ही होगा। द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, बनता नहीं है। द्रव्यमान ना अधिक होगा ना कम होगा, जितना द्रव्यमान इधर था उधर भी उतना ही होगा, ना ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, बिल्कुल। उत्पादन मतलब ये कौन सी उत्पादन हो गया, क्या बना, ये बना क्या हमारा CO2 बना, तो ये हमारा उत्पाद हो गया। उत्पादन जो भी हुआ इसका द्रव्यमान इसके तुल्य होता है, ये दोनों के तुल्य होता है। तुल्य मतलब बराबर, वही बात बोल रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब D सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 बोलता है आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, FeCuSO4 से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे Cu जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत, और ये क्या होता है, कमजोर। ये है क्या, ये लोहा है, और ये क्या है, ये कॉपर है, ये हमारा कॉपर है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर, गलत। आयरन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है, मजबूत, सॉरी गलती हो गया। आयरन हमारा मजबूत एजेंट है, और कॉपर क्या है, इसके तुलना में ये कमज़ोर है, इसके तुलना में ये कमज़ोर है। तो आयरन इसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसको हटा देगा, और इसके जगह पे आयरन आ जाएगा, FeSO4, और कॉपर अलग हो जाएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। वही तो पूछ रहा है कि किस प्रकार का भी, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापित कर दिया, मतलब आयरन कॉपर को अलग कर दिया, इसीलिए हो गया विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, यहाँ पे क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको सोडियम सल्फेट बोलेंगे। AQ का मतलब होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जलीय, घोल है, ये जलित यानी द्रवित है, द्रवित पदार्थ है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, यहाँ भी AQ का मतलब वही जल होता है। जब ये अभिक्रिया करता है जब यह अभिक्रिया करता है तो यहाँ से B टूटता है, यहाँ से ये टूटेगा, और यहाँ से ये टूटेगा। तो क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ। जब BaSO4 के साथ जाएगा तो बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है, और ये सॉलिड, S मतलब सॉलिड, ठोस पदार्थ है ये। और यहाँ पे Na
और Cl जो करता है नमक का निर्माण करता है, NaCl नमक का। और यहाँ है क्या, लिक्विड द्रव पदार्थ में भी घुला हुआ है पानी में ये। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बोलता है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट श्वेत अवक्षेप है, मतलब ये बनता है, ये क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब नीचे जमा हो जाना। जैसे एक बीकर लिया, इसमें ले लिए Na2SO4 और इसमें ले लिए BaCl2, ये दोनों घुला हुआ है। मान लो ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट, और ये जो अलग कलर से दिख रहा है मान लो ये हो गया बेरियम सल्फेट। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो इसमें क्या होता है, श्वेत कलर का, श्वेत तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो श्वेत की जगह हम लोग ये वाला कलर लेता है इसका, और यहाँ पे जमा हो जाता है अवक्षेप, कुछ जमा हो जाता है, इसी को बोलते हैं BaSO4। और इसका कलर क्या होता है, श्वेत होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेप, क्योंकि ये है हमारा अवक्षेप, इसीलिए इसको बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया। अवक्षेपन अभिक्रिया इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। बिल्कुल सही। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपरी काली परत चढ़ना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, संक्षारण का। मान लो कोई धातु है, कॉपर है, मान लो ये कॉपर है, ये कॉपर है। अब जैसे ये संक्षारित होगा, संक्षारित होगा तो संक्षारित के क्रम में इस पे क्या होगा, एक हरा परत चढ़ जाएगा, इस तरह का हरा परत चढ़ जाएगा। तो ये जो कारण होता है वो संक्षारण का ही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, इसका उपयोग, ये तो पढ़ लिया। कम सक्रिय, इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के संक्षारण में किया जाता है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई भी पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है, जैसे यहाँ पे ले लिया Fe और यहाँ पे लिया CuSO4, ये एक पदार्थ हो गया, ये भी एक पदार्थ हो गया। तो ये टूटेगा, विघटित होगा, विघटित, विघटित होने पर क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा और आयरन यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा FeSO4 और ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये एक यौगिक बना, किसका, भिन्न यौगिक का निर्माण करता है, यानी ये हमारा यौगिक हो गया। और इसी को बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। K2Cr2O7, मान लो इसका एक घोल है, ये घोल, K2Cr2O7 का ये घोल है, ठीक है। इसका ये हो गया K2Cr2O7। SO2 को प्रभावित करने पर
इसमें क्या प्रभावित करती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। हालांकि ये गैस है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित कर देंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित कर देंगे तो ये क्या होगा, प्रयोग करने घोल का रंग नारंगी से बदलकर, घोल नारंगी से बदल के क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। पूरा घोल क्या हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा। नेक्स्ट, वैसे पदार्थ जिनमें उपस्थित मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। कहने का मतलब है उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक इसको बोलता है कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस ये 2 काम करता है। अभिक्रिया की दर बढ़ाता है और घटाता भी है, दोनों करता है। जब जैसा ज़रूरत पड़े घटाता है और फिर बढ़ाता है। तो अभिक्रिया की दर को जो घटाता है और बढ़ाता है उसी को उत्प्रेरक बोलते हैं, उसी को उत्प्रेरक बोलते हैं। इसमें से H2SO4 भी हो सकता है, निकेल भी होता है, K2Cr2O7, ये सभी क्या होता है, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों दिशाओं का मतलब CaCO3 जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड हीट करने पे कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके ये चूना बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि हम चूना लेते हैं CaO और CO2 को अभिक्रिया कराते हैं तो फिर से ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है पुनः, यानी इधर से भी होता है और इधर से भी होता है, दोनों तरफ से, इसीलिए दोनों दिशाओं में। इसको क्या लो, उत्क्रमणीय। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशाओं में अग्रसर होता है, एक ही दिशा में सिर्फ होगा, तो एक ही दिशा में होता है उसको बोलते हैं अणु उत्क्रमणीय। अणु उत्क्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2HI पराबैंगनी किरण H2 या HI या अभिक्रिया सूचित करता है प्रकाशीय अपघटन का। मतलब 2HI ये एक प्रकार का गैस है, हाइड्रोजन और आयोडाइड पराबैंगनी किरण बोलते हैं। तो अभिक्रिया करता है तो ये टूट जाता है, H2 में टूटता है और आयोडाइड, ये है हमारा आयोडाइड और ये हाइड्रोजन। ये टूटने के बाद क्या सूचित करता है कि कौन सी ये प्रकाशीय अपघटन है, क्योंकि पराबैंगनी किरण के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, तो यहाँ बोल रहे हैं न्यूनतम ताप। जैसे हम दे दिए 30 डिग्री सेल्सियस ताप दिए, नहीं जला। 35 डिग्री ताप दिए, नहीं जला ये लकड़ी। 55 डिग्री दे दिए, जैसे 55 डिग्री दिए नहीं जला, लेकिन जैसे हम 56 डिग्री दिए ये जलना स्टार्ट हो गया, ये लकड़ी जलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हमारा न्यूनतम ताप हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम ताप क्या हो गया? 56 डिग्री। और इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। अस्सी नंबर, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संचारित हो जाती है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। संचारण होगा। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, इसका उपयोग क्या होता है? संचारण में किया जाता है। ये भी पढ़ने, रिपीट हो गया क्वेश्चन बहुत सारा। जब कोई पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थों से भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी हो चुका है। आई होप कि अब क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये रिपीट क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन ही आ रहा है। तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग में क्या करेंगे? मैथ का सेट बनाएंगे। मैथ का सेट 2 कंप्लीट करेंगे। वैसे बचा हुआ 4-5 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला। 2 कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। एक सेट ऑब्जेक्टिव अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर का। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। इससे भी जितना क्वेश्चन बनने, लगभग सोचे थे कि 200 क्वेश्चन होगा, बट 200 क्वेश्चन निकला नहीं। तो लगभग 90 क्वेश्चन तो हो गया होगा। तो ये काफ़ी है चैप्टर 1 के लिए, 90 क्वेश्चन। इसी तरह का चैप्टर 2 से भी जितना भी क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरी तरह से बनाया जाएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी में लिख लें, याद कर लें। और नया स्टूडेंट जो भी है वो पिछले वीडियो देख लें ताकि उसके लिए लाभदायक रहेगा। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने सभी ग्रुप में और लाइक कर दें। और जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक एग्ज़ाम तुम लोगों का ख़त्म नहीं हो सकता ये सब चलते रहेगा। तैयारी करवाते रहेंगे, यहाँ से भी और वहाँ से भी, ऑफलाइन से भी। तो विशेष करके ऑब्जेक्टिव का तो ऑनलाइन से ही तैयारी हो जाएगा। और सेट ख़त्म होने के बाद हम मैथ का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। थैंक यू।